हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हम यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 96 किस से कटेगा, 2 से कटेगा। और 2 से 96 कितना बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा। और 48 किस से कटेगा, 2 से कटेगा। और 2 से 48 24 बार में कटेगा। फिर 24 2 से कटेगा 12 बार में। और फिर 12 किस से कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार में। और फिर 6 2 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है तो हम यहाँ पे 2 के पावर 5 लिख देंगे। और 3 1 बार आया है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सम संख्या का एक रूप है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले आपको m के जगह पे 1 रख के देख लेना है। जहां जहां m है वहां वहां आपको क्या करना है, 1 रख देना है। तो हम सबसे पहले ए वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम m के जगह पे 1 रख देंगे। और यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे लिख देंगे +2। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो m+2 विषम संख्या को निरूपित करेगा। फिर हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 और m के जगह पे 1 रख देंगे। और फिर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे +1 लिख देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। तो 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो अब हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे 2। और यहाँ पे m के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा। और 2 कौन सी संख्या है, तो 2 सम संख्या है। तो पूछ रहा है यहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो 2m सम संख्या का रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो HCF गुणे LCM के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये बहुपद दिया है इसका आपको शून्यकों का योग निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद बोल रहा है, लेकिन ये द्विघात बहुपद की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसे द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रश्न उतार देते हैं x × 2x - 5 और यहाँ पे -3 है। अब x से क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करा देंगे, क्योंकि जो ये x है ये दोनों के लिए है। तो हम यहाँ पे गुणा कराते हैं, x में 2x से गुणा कराएंगे तो ये 2x² हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, x में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। और यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है।
तो यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करता है वो b होता है और जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है। तो बस यहाँ पे आपको मान रख देना है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है तो x में क्या गुणा कर रहा है, -5 गुणा कर रहा है, तो b का मान -5। और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है तो x स्क्वायर में 2 गुणा कर रहा है, तो a का मान यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इसका आंसर कितना निकल गया, 5/2 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु ए 4-3 की दूरी क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो √x² + y² होता है। तो यहाँ पे आपको x का मान रख देना है, यहाँ पे y का मान रख देना है। तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x का मान होगा और दूसरा वाला y का मान होगा। बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो x का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और y का मान कितना है -3 है तो यहाँ पे -3 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो -3 का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि ये -3 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 16 और 9 जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि यदि 4 sin² थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 4 sin² थीटा बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले 4 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आके भाग करेगा, तो इधर बचेगा हमारा sin² थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे √4 का वर्गमूल निकलेगा। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से साइन को हटाना पड़ेगा। तो ये साइन कैसे हटेगा, तो बराबर के इधर भी एक साइन रहता तो साइन से साइन कट जाता। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 के जगह पे हम साइन 60 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर √3/2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि यदि एपी का प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी का 11वां पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, और ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है। और सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, और डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ से आपको 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 10d होता है, एक घटा के लिखा जाता है। तो बस यहाँ पे आपको a का मान रख देना है, यहाँ पे d का मान रख देना है। तो a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, और d का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। सबसे पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो 2 + 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी 11वां पद कितना निकल गया, 32 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि यदि घन की एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
घन की एक भुजा कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का क्यू होता है, इसे आपको याद रखना है। और भुजा का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो भुजा के जगह पे हम 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। और इसका क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब दे देंगे। और क्यूब का अर्थ क्या होता है कि यही चीज कितना बार गुणा होगा, तो 3 बार गुणा होगा। तो हम यहाँ पे 3 बार यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और 9 त्रिक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर में फिर सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। तो किसी भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 + 2 गुणे √4 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए 3 + 2√4 एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न रहता 4 + 3√2, तो यहाँ पे देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसमें रूट रह जाता, तो ये कौन सी संख्या हो जाता, ये अपरिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे √4 का वर्गमूल निकल गया है तो ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x³ - 5x² + 2x + 2 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 1 हो। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे x³ - 5x² + 2x + 2 दिया है एक बहुपद, और x का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो बोल रहा है कि इस बहुपद का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखे और बोले आपसे कि मान ज्ञात करें, तो x का मान क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। जहां जहां x है वहां वहां आपको x का मान रख देना है। तो x का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, और इसका पावर 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, माइनस है तो -5 है तो 5, और यहाँ भी x है तो इसका मान 1 रख देंगे। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, +2 है तो 2 गुणा x का मान 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और 1 का क्यूब करेंगे यानी 1 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, माइनस है तो -5 है तो 5, और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि 1 2 बार गुणा होगा। तो 1 अगर 2 बार गुणा होगा तो 1 गुणे 1 कितना होगा, 1 ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 1, और यहाँ पे देखिए -5 = 5, प्लस यहाँ पे 2 + 2। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वो प्लस होता है। तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। तो जोड़ लीजिए 2 दूना यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे -5 है तो 5 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि 48/96 का सरलतम रूप लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते रहता है। यहाँ पे आपको 48/96 का सरलतम रूप लिखना है, यानी आपको कटा देना है, और जब तक कटाना है जब तक ये पूरा कट नहीं जाए, और जो लास्ट में बचेगा वही इसका सरलतम रूप होगा। तो यहाँ पे देखिए 48 एकम 48 और 48 दूनी कितना होगा, 96 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा।
यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि 1, 5, 6, 7, 3 तथा 2 का माध्य निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या होता है। आपको क्या करना है कि जो ये संख्या दिया है इसको जोड़ लेना है और जितनी संख्या है उससे भाग लगा देना है, तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 1 + 5 + 6 + 7 + 3 + 2 और कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो इसमें 6 से भाग लगा देंगे। अब जोड़ लीजिए, 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24/6। अब ये कट रहा है, 6 चौका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी माध्य कितना निकल गया? 4 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 3 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 0 दिया है। इसका आपको मान निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 2 का क्यूब का अर्थ क्या हुआ? यानी 2 कितना बार गुणा होगा? यहाँ पे 3 बार गुणा होगा, यानी गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और हाँ, ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। अगर 100 का भी पावर 0 कर देंगे तो 1 होगा। अगर x का भी पावर 0 कर देंगे तो इसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे 4 का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 8 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि 10 π/4 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 10 π/4 का मान निकालना है। तो 10 π/4 का मान कैसे निकलेगा? तो पाई का डिग्री में मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और पाई का यहाँ पे बट्टा में मान कितना होता है? तो 22/7 होता है। तो हम यहाँ पे 22/7 यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे डिग्री वाला मान यूज करेंगे। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पाई के जगह पे हम 180 डिग्री रख देंगे और बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इसे कटा दीजिए। यहाँ पे 4 चौका 16, 2 गया 20, 4 पचे 20। यानी यहाँ पे देखिए बच गया tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल न हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संगत, बी ऑप्शन है असंगत, सी ऑप्शन है इनमें से कोई हल नहीं, डी ऑप्शन है दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो। तो किस समीकरण का कोई हल नहीं होता है? तो जो समीकरण का आलेख समपाती होता है, यहाँ पे देखिए समानांतर होता है, उसका कोई भी हल नहीं होता है। उसका जो हल होता है वो शून्य होता है। तो कैसा होता है? असंगत होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस समीकरण का हल होगा वो संगत होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 9 से के स्क्वायर ए माइनस 9 10 से स्क्वायर ए किसके बराबर है? यहाँ पे आपको बताना है कि 9 से के स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 9 दोनों में कॉमन है। तो जब भी ऐसा कॉमन दिखे तो सबसे पहले आपको इनको कॉमन लेना है, यानी दोनों में से बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे बच जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे? यहाँ पे 1 रख देंगे। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 9 में 1 से गुणा होगा तो 9 होगा।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बहुपद का आपको मूलों का योग निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम मूलों का योग निकालते हैं और उसका गुणनफल निकालेंगे, फिर इसका हम अनुपात निकालेंगे। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो यहाँ पे ए बी सी का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा वो ए होगा, जो एक्स में गुणा करेगा वो बी होगा, जिसमें एक्स नहीं रहेगा वो सी होगा। तो सी का मान कितना है? 6 है, और बी का मान कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स में -5 गुणा कर रहा है तो बी का मान -5 है, और ए का मान कितना है? तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं कर रहा है गुणा, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो बस यहाँ पे रखिए माइनस है तो माइनस, और b का मान -5 है तो यहाँ पे -5, और a का मान 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +5/1, तो 5/1 का अर्थ क्या हो गया? 5 हो गया। अब हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये होता है c बटा है, तो यहाँ पे c का मान, यहाँ पे a का मान, तो c का मान 6 है तो यहाँ पे रख देंगे 6, और a का मान 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो 6/1 का अर्थ क्या हुआ? 6 हुआ। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालें। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अनुपात क्या निकालना है आपको? अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है? 5 निकला है। अनुपात है तो अनुपात, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना निकला है? 6 निकला है। तो यहाँ पे 5:6 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता किसके बीच होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है? 4:9 दिया है। तो बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो आपको क्या करना है कि अंडर रूट कर देना है। तो √4 का वर्गमूल 2, और रूट यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल गया? 2:3 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 4 का शून्यक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस द्विघात बहुपद का आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक का अर्थ होता है कि x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए x² - 4 है, इसको बराबर के उधर 0 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए आपको x का मान निकालना है, तो -4 को बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो -4 बराबर के इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ से केवल आपको x का मान निकालना है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा, यहाँ पे √4। अब यहाँ पे देखिए जो रूट में होता है ये प्लस माइनस दोनों होता है। तो √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में 2 निकलेगा, एक माइनस में 2 निकलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये 20 प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रैखिक बहुपद x-3 के शून्य ज्ञात करें, और इसका शून्य का आप लोग निकालिएगा। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, मात्र इसका शून्य का आप लोग 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो अभी भी कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो इसे कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसका शून्यक निकाल के जो भी ऑप्शन आपका आता है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।